हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केएल साइंस पॉइंट पर। मैं केएल रणवा आपको है जो इस साइंस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम है जो बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने अफबाउ का नियम और जो बोरबरी का नियम है उसके आधार पर हमने है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी, लेकिन मैंने कुछ उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 5 अपवाद बताए हैं जिनकी चर्चा है जो मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि हमें पता चले कि वो कौन से 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न तो अफबाउ के सिद्धांत के आधार पर लिख सकते और न ही उनका है जो बोरबरी के आधार पर है जो लिखा जा सकता। उन 5 में दो तो अपने एक तो रहेगा क्रोमियम और दूसरा कौन सा रहेगा, कॉपर। कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनसे अलग क्यों है, मैंने दोनों का बताया है, उनका भी बताया है और जो नई तरीके से लिखा जाएगा उनकी भी आज है जो मैं बात करने वाला हूं। पहले बात करेंगे हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी? क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए। उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनों का पता होना चाहिए, इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, या क्रोमियम में जो प्रोटोनों की संख्या है उनका पता होना चाहिए। वो सारे हैं जो उस तत्व के परमाणु क्रमांक को है जो दर्शाते हैं। तो यहां पर जो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है वो कितना रहेगा? 24 रहेगा। कितना रहेगा? 24 रहेगा। और मैंने अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये मैंने अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार लिखा है। जो मतलब कि अफबाउ ने कहा था पिछले वीडियो में हमने जिस तरीके से बात की थी उसके अकॉर्डिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखा जाता है। यहां पर ये जो 1 2 2 3 3 4 और 3 लिखा गया है, ये यहां पर रहेगा सेल का जो क्रमांक है वो कि कितने नंबर की सेल की बात की जा रही है। ये यहां पर s s p p p ये यहां पर रहेगा सब सेल की बात की जा रही है। और ऊपर जो 2 6 2 6 2 4 दर्शाए गए, ये यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो दर्शाई गई है। यहां पर 6 और 4 10, 6 और 4 10, 20 और 4 24 अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो रही है। तो मैंने यहां पर बोरबरी के नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। बोरबरी ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था वैसे लिखा जाएगा इसके अनुसार कि 2 8 12 और 2 इस तरीके से बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो लिखा जाएगा। ये मैंने यहां पर लिखा है कक्षकों की संख्या की किस कक्षक में ये कक्षक रहेगा, यह भी कक्षक है, यह भी कक्षक है, यह भी कक्षक है। लेकिन मैंने कहीं पर 1 बनाया, कहीं पर 3 बनाए, कहीं पर 3 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर आगे मैंने 5 बनाए। तो इस तरीके से क्यों बने गए? मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर के नाम से। किसके नाम से? n स्क्वायर के नाम से। कि अगर मेरे को कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है तो मेरे को n स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर ये देखो, ये एक कक्षक है, कक्षक 1 है क्योंकि यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो यहां पर ये मैंने कक्षक बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए क्योंकि s के पास और s के 2 ही बनेंगे। उसके बाद में फिर आगे इस s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहेंगे, वहां पर कक्षक की संख्या 1 बनेगी। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कक्षक की संख्या हमेशा उससे आधी बनेगी क्योंकि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जो भरे जाते हैं। यहां पर मेरे पास p जो उपकोष था उसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को मैंने भरने के लिए 3 कक्षक यहां पर दर्शाए, तीनों में मैंने 2 को जो भर दिया। फिर आगे s आया, फिर मैंने 2 भर दिए। फिर p आया, p के पास 6 थे, फिर मैंने 6 भर दिए, 3 कक्षक बना के। फिर मेरे पास s था, s के पास मैंने 2 भर दिए। और फिर मेरे पास जो d उपकोष था, d ऑर्बिटल है, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। और d के लिए जो कक्षकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। डी के लिए कक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। 5 मेरे पास है जो मैंने बना लिए हैं, 1 2 3 4 और 5 मैंने बना लिए। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास 4 है और मैंने 4 खानों में 4 कक्षकों में दर्शा दिया। जो 5वां कक्षक है वो मैंने पूर्ण रूप से यहां पर है जो खाली छोड़ दिया। अब ये तो बात हो गई अपनी अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार। किसके सिद्धांत के अनुसार? अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो लिख दिया है। और यहां पर मैंने लिख दिया बोरबरी के नियम के अनुसार इसका है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं बात करूंगा जो हुंड नामक वैज्ञानिक था। बात किसकी की जाएगी? हुंड नामक वैज्ञानिक ने। हुंड ने एक नियम दिया था, हुंड का नियम। हुंड के नियम के अनुसार मैंने इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा है जिसमें इस 3p6 से इस 3p6 तक बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है 4s और 3d और 4s और 3d। यहां पर d के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर d के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों किया गया? या आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि यहां पर
3d लिखा है और यहाँ पर 4s, इस 4s को पहले क्यों लिखा? तो मैंने आपको वीडियो में परमाणु क्रमांक के जब बारे में बात कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो भी कक्षा इस नाभिक के सबसे पास में रहेगी उसकी ऊर्जा कम रहेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उससे हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस 3d की बजाय इस 4s की ऊर्जा, इसका ऊर्जा स्तर क्या है? कम है। 3d का ऊर्जा स्तर इस 4s की बजाय ज्यादा है और 4s का ऊर्जा स्तर 3d की बजाय क्या है? कम है। इसलिए मैंने 4s को पहले लिखा है और 3d को बाद में लिखा है। अब जब मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर मेरे पास s1 है और 3d 5। अब ऐसा क्यों? अब हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम यह कहता है कि कोई भी पूर्ण भरावा कक्षक या आधा भरावा कक्षक, या तो पूर्ण भरावा, अब जैसे मेरे पास D है तो मैं D को पूर्ण रूप भर लेता हूं। एक तरीका तो मैंने पूर्ण रूप से भर लिया उसे, ये 2 भर दिए, इसमें भी 2 भर दिए, इसमें भी 2 भर दिए, इसमें भी 2 भर दिए और इसमें भी मैंने 2 भर दिए। यहां पर पूर्ण भरावा मेरे पास कौन सा कक्षक? D कक्षक। और यहां पर मेरे पास तो D कक्षक है, ये आधा भरावा है, प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हुंड ने कहा था कि या तो पूर्ण भरावा या आधा भरावा, या तो पूर्ण भरावा या आधा भरावा, आधे भरे हुए से ज्यादा या आधे भरे हुए से कम। ज्यादा तो कब होगा? ये हो गया ज्यादा। और कम कब होगा? कम होगा जब एक कक्षक पूर्ण रूप से खाली रह जाए, एक कक्षक पूर्ण रूप से खाली रह जाए। एक तो यह तरीका भाई, इन दोनों की चर्चा उसने इससे कर दी कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षक वो पूर्ण रूप से क्या है? खाली है। और इनकी तुलना उसने इन कक्षकों से कर दी कि जो भी कक्षक पूर्ण भरावा है, आधा हुआ भरावा रहेगा, ये इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है, ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करेगा। किसकी तुलना में? ये जो आधा भरावा है, या तो इसने कहा था कि आधा भरावा या आधे से ज्यादा भरावा। भाई ये मेरे पास आधा भरावा है, अब आधे से मेरे को ज्यादा भरना होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन। अब ये आधे से ज्यादा भरावा हो गया। और आधे से कम भरावा कब होगा? जब मेरे पास इन्हीं में भाई अंतिम कक्षक में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये आधा से कम भरावा हो गया, तब इनमें और इनमें ज्यादा स्थायित्व किसका प्राप्त होगा? तो ज्यादा स्थायित्व अब इसका प्राप्त हुआ है, न कि उसका। इसलिए ये 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन इस 3d के पास चला जाएगा। जब इस 3d के पास चला जाएगा तो इसके सारे के सारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इसके पास ये 4s एक इलेक्ट्रॉन इस 3d को दे देगा, यहां से ये 3d ले लेगा, जिससे इसके पास पूर्ण रूप से भर जाएगा। इसका जो d कक्षक है वो पूरा भर गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम स्थायित्व प्राप्त करता है और ज्यादा स्थायित्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? ये है, ये इसने ज्यादा स्थायित्व प्राप्त किया है। इसलिए हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के नियमानुसार पूर्ण भरावा या आधा भरावा कक्षक आधे से कम और आधे से ज्यादा भरे हुए कक्षक की तुलना में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है। फिर से सुन लेना, पूर्ण भरावा या आधा भरावा, पूर्ण भरावा या आधा भरावा कक्षक आधे से कम या आधे से ज्यादा कक्षक भरे हुए की तुलना में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त है जो करेगा। इसलिए क्रोमियम है जो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या रहेगा? अपवाद रहेगा। और ऐसा ही मैंने कॉपर में किया, सेम टू सेम ऐसा ही मैंने कॉपर में किया है कि कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? यहाँ पर 29 है। और मैंने इस कॉपर का इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिख दिया, ये कक्षक है, कक्षकों में मैंने इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया। ठीक है, तो यहां पर अंत में मेरे पास 4s2 और 3d 9 है, 4s2 और 3d 9 है। जब मैं इस तरीके से देखता हूं तब तो कॉपर संक्रमण तत्व की श्रेणी में आता है। पहले वाला वीडियो देखना, उसमें आपको संक्रमण तत्व बताए मैंने कि संक्रमण तत्व कौन से होते हैं। जब अपभव के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो 3d 9 होगा, तब तो ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आएगा। और जब मैं इसे हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन इसमें भरता हूं तब ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में है जो नहीं आएगा। देखना, यहां पर इसके पास d के पास 9 है और यहां पर 9 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैंने कहा था आधे से ज्यादा भरावा, और यहां तक मैंने जो इलेक्ट्रॉन भरे थे इसमें कि आधे से ज्यादा भरावा, मतलब ये अंतिम कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंतिम कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये आधे से ज्यादा भरा हुआ है, आधे से ज्यादा भरा हुआ है, तो इसकी तुलना में अगर ये इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, तब ये ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करता। या ज्यादा स्थायित्व कब प्राप्त करेगा? जब इसके सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी, ये पूरा भरा हुआ रहेगा, तब ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करेगा। स्वतंत्र अवस्था में तब रहेगा। इसलिए ये क्या करेगा? यहां से
एक इलेक्ट्रॉन इस एस उपकोष से ले लेगा और अपनी कक्षा को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। अब एक कम किसके पास हो गया, इसके पास है जो एक कम रह गया और इसका कक्षा पूर्ण रूप से है जो बढ़ गया। इस प्रकार से हमने क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। बात याद ये रखनी है कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अपने आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले वाली कक्षा से ले लेगा और अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, स्वतंत्र अवस्था में जो रह पाएगा। इसलिए हुंड के नियम के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा जाता है। यहां पर देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर। जब बात आती है इनके संयोजकता की, तो इसके आधार पर अगर मैं संयोजकता की बात करूंगा तो संयोजकता कितनी रहेगी, 2। और जब मैं हुंड के नियम के अनुसार बात करूंगा तो संयोजकता कितनी, यहां पर 1। इसी प्रकार इसमें देख लो, यहां पर संयोजकता कितनी है, 2, और यहां पर संयोजकता कितनी है, 1। इसलिए इनकी संयोजकता में भी इलेक्ट्रॉन के विन्यास में फर्क आने के साथ साथ इनकी संयोजकता में है जो फर्क आता है।